हाय। कैसे हैं आप सभी। आज हम बात आगे बढ़ाते हैं और आज की छठी कड़ी में हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से ज्यादा जाना जाता है, अपेक्षा की भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1919 के। इस अधिनियम के आने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। आपको जैसा कि ध्यान होगा 1914 से 1918 तक के बीच में भारत में एक बहुत त्रासद की स्थिति मची थी। इस स्थिति को मचाने वाले अंग्रेज थे, क्योंकि उन्होंने पहला विश्व युद्ध में वो खुद शामिल हो रहे थे और उन्होंने भारतीयों से अपील की कि भारतीय भी इस युद्ध में हमारा साथ दें, क्योंकि उनको मैन फोर्स की जरूरत थी और भारत में व्यक्तियों की संख्या काफी थी। तो वो चाहते थे कि भारत के लोग सैनिक के तौर पे उनको सेवा दें उनके सेना में और पहले विश्व युद्ध में उनको जिताने में उनकी मदद करें। इस वजह से आप देखेंगे कि पहले विश्व युद्ध में भारत के सैनिक काफी संख्या में गए थे। इसमें कांग्रेस के लीडर महात्मा गांधी आ चुके थे और उन्होंने चूंकि भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराने के लिए कहा भी, तो जिसकी वजह से जब कहा तो उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया गांधी जी को कि वो भर्ती कराते हैं लोगों की। फिलहाल इसी बीच जब 4 साल का युद्ध चला तो इस युद्ध के बीच में भारत में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। इस महंगाई की मार यहाँ की जनता को झेलना पड़ा। तो भारतीय जनता अंग्रेजों की इस नीति से बहुत ज्यादा नाराज थी। अंग्रेजों ने कहा था आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको बहुत सारे अधिकार देंगे। तो ये सब बातें काफी थी। इधर आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन 1916-17 में चला रखा था। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में गरम दल, नरम दल, मुस्लिम लीग तीनों मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत में आप देखेंगे स्थिति काफी कुछ बदल रही है। इसकी वजह से अंग्रेजों ने भारत में जो अधिकार देने की सोची थी वो अब देने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय ये मॉन्टेग्यू जो व्यक्ति था ये था भारत सचिव। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जैसे मार्ले मिंटो में था तो मार्ले भारत सचिव था, चेम्सफोर्ड वायसराय हुआ करता था भारत का। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस योजना का उद्घाटन किया गया था। ये परिषद अधिनियम लाया गया था और इस अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसको 1917 में बनाने की बात कही गई और 1918 में ये ड्राफ्ट हो चुका था और आता 1919 में है। ये अधिनियम अगर आप बात करेंगे 1935 के अधिनियम की तुलना में तो उससे तो छोटा है, लेकिन इस 1919 के अधिनियम में कही गई बातें पूर्ण रूप से भारत के संविधान में लागू कर दी गई और ये कहीं ना कहीं 1947 तक चला। 1935 का अधिनियम था तो बहुत बड़ा, लेकिन उसमें जो बातें कही गई थी वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई थी। तो अगर प्रयोग के तौर पे देखा जाए तो 1919 के अधिनियम अभी तक का लागू होने वाला भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अधिनियम था। लेकिन सिर्फ बड़े होने की बात करें तो 1935 का अधिनियम था। तो ये अधिनियम आता है, हमने इसके बैकग्राउंड को जान लिया किस प्रकार से आता है। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए थे, उनको देखते हैं। जैसा कि इसमें पहला लिखा है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। कम्युनलिज्म को बढ़ावा किस प्रकार से मिलता है, हमने देखा 1919 के पहले 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल घोषित कर दिया अंग्रेजों ने, लड़ाने फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत। इसमें उससे भी एक कदम आगे निकल जाते हैं और इसमें अंग्रेज करते क्या है, इन्होंने कहा अब सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल, ईसाइयों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल, एंग्लो इंडियन के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल और मुस्लिमों के लिए पहले से लागू था। तो मतलब आप भारत में अभी तक मुस्लिमों को भारतीय जनता से अलग कर रहे थे सामान्य से, अब आप सिखों को भी अलग कर रहे हैं, जो यहाँ पे ईसाई हैं उनको भी अलग कर रहे हैं, एंग्लो इंडियन जो भारतीय और यूरोपीय मिले हैं जिनकी अब वंशज चल रही है उनको भी आप अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोटी देके एक दूसरे से अलग करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया। तो ये इन्होंने बखूबी इस रोल को निभाया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया था। ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बाइकैमरल। देखिए आज जैसे हम लोग देखते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। ठीक उसी तरीके से इस समय इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बाइकैमरल जो व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है,
ये दो सदन की, मतलब दो सदन चल रहे हो, जैसे आज लोकसभा राज्यसभा चलती, उसी तरह दो सदनों की व्यवस्था कब की गई थी? तो ये की गई थी 1919 के अधिनियम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एकदम से कहा जाता है, जिसको बचपन में घर वाले कहते थे घोर की पी जाना, तो उस तरह से ये चीजें हैं, इसको कभी मत मिस कीजिएगा। अब इसमें समझते था क्या, इसमें दो सदन जो बनाए गए थे उसमें से एक का नाम हुआ करता था केंद्रीय विधानसभा और एक का नाम केंद्रीय विधान परिषद। और ये जो विधान परिषद है, इसको मैंने आसान भाषा में समझने के लिए आप समझ लीजिए आज की राज्यसभा है और ये तब की लोकसभा थी। सदस्यों की संख्या का अंतर भी था, 60 लोग इसमें हुआ करते थे, 145 लोग इसमें हुआ करते थे। 1909 के अधिनियम से संख्या को उसके कंपैरिजन में बढ़ा दिया गया है, यहां भी बढ़ा दिया गया है, यहां भी बढ़ा दिया गया है। मतलब आपको यह लग रहा होगा कि भारतीयों का बहुमत कर दिया गया, नहीं, इस डाउट में मत रहिएगा। संख्या को जरूर बढ़ाया गया है दोनों सदनों में, लेकिन अभी भी बहुमत भारतीयों का इसमें नहीं था, मेजोरिटी थी ही नहीं भारतीयों की, लेकिन दो सदन बना दिए गए यहाँ पे। इन्हीं दो सदनों का आज अगर हम रूप देखें तो हमारे वहां आज भी लोकसभा राज्यसभा है, और ये इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ना है भारत का संविधान, और भारत के संविधान में लोकसभा राज्यसभा नामक दो सदन चलते हैं, और उन दोनों की शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलती है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है भारत के संविधान का विकास, ठीक, जो आपके एग्जामों में आता है, बिल्कुल क्लियर मेंशन है ये पॉइंट। तो ये है। अब इसमें बहुत सी बातें अगर की जाए तो होगा, इसमें नामित सदस्य होते थे, अंग्रेजों द्वारा भी कुछ नामित सदस्य किए जाते थे, तो वो बहुत गहराई की बातें हैं, उसमें जाने की हमें आवश्यकता इस अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, ये दो सदन तो हैं, इनके ऊपर कौन है? इनके ऊपर वायसराय बैठा हुआ है। वायसराय के पास शक्तियां बहुत ज्यादा हैं, वायसराय के पास पावर बहुत ज्यादा है। ये आप कह सकते हैं कि हाथी के दांत है ये, इनके पास कोई पावर नहीं है। इसमें भारतीय सदस्य होते हुए भी बहुत ज्यादा कुछ बदलाव करने की गुंजाइश केंद्र के दो सदन में तो नहीं दिखती है। जो शक्तियां थी वायसराय की थी। वायसराय के ऊपर भी एक व्यक्ति हुआ करता था, आप देखेंगे, जिसको भारत सचिव कहते थे, मॉन्टेग्यू। लेकिन 1919 के अधिनियम में जो भारत सचिव का था पद, उस भारत सचिव से कुछ शक्तियों को छीन के वायसराय को दे दिया गया। ये जनरली जान लेने वाला पॉइंट है आप लोग के लिए। जो भारत सचिव का पद होता था, जिसको 1858 में भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत सृजन किया गया, बनाया गया, उस भारत सचिव की शक्तियों को छीन के कुछ हद तक दे दिया गया वायसराय को। उस भारत सचिव के अंतर्गत एक 15 सदस्यीय परिषद हुआ करती थी, जिसको हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा। तो उस परिषद को भी 15 से घटा के शायद 12 कर दिया गया था, वो भी कर दिया गया उनको। एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ था कि भारत सचिव और उसकी परिषद के जो सदस्य थे उनको वेतन दिया जाने लगा था। कहां से? आपने देखा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कि उनको वेतन दिया जाएगा भारत से। लेकिन अब यहां पे बदलाव कर दिया गया 1919 में कि जो भारत सचिव होंगे और उनकी परिषद के जो सदस्य होंगे उनको वेतन जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा अब इंग्लैंड के वहां से। अब इंग्लैंड देगा उनको, ब्रिटेन देगा, अपने राजस्व से देगा, अपने रेवेन्यू से, भारत से नहीं दिया जाएगा। तो ये भी मोटी मोटा बात है। तो ये दो सदन यहाँ पे चलते तो जरूर हैं, लेकिन पावर जो थी अभी भी वायसराय के हाथ में थी। तो एक तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं कि केंद्र की जो शक्ति का पूरा झुकाव है वो वायसराय के हाथों में अभी भी है पूरी तरीके से। ठीक, अगले पॉइंट पे चलते हैं। राज्य में द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम, इसको देखते हैं। अगर आप द्वैध शासन की बात करेंगे तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि 1765 से लेके 1772 तक बंगाल में भी द्वैध शासन चला था। डुअल गवर्नमेंट, डायरकी सिस्टम वहां भी चला था। लेकिन बंगाल का द्वैध शासन इस द्वैध शासन से काफी अलग है। अलग किस मामले में है? यहां पे जो द्वैध शासन चलता था ये सिर्फ बंगाल के लिए चलता था, लेकिन यहां पे जो द्वैध शासन चल रहा है अभी 1919 में, ये द्वैध शासन पूरे भारत में चल रहा है। ठीक, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको मैंने बता दिया ताकि आप क्लियर हो जाए कि द्वैध शासन 2 बार आ रहा है भारत में। ये द्वैध शासन जो चल रहा है ये सिर्फ प्रांतों के लिए था। जो आपके वहां प्रांत थे, प्रांत जिसको प्रोविंस कहते थे, और मैंने
मैंने आपको पिछले क्लास में भी इसके बारे में, प्रोविंस के बारे में बता दिया कि आप याद करने के लिए समझ सकते हैं। जैसे आज आप राज्य कहते हैं, आपके भारत में 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी तरीके से इस समय प्रांत हुआ करते थे। तो ये जो द्वैध शासन की प्रणाली है, इसे प्रांतों में लागू है, ना कि केंद्र में, सिर्फ प्रांत में। जैसे आप देखिएगा तो उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसको आज आप पाकिस्तान रीजन कहते हैं, बंगाल प्रांत, अवध प्रांत, तो इस तरह से प्रांतों में ये शक्तियां थी। अब यहां पे दो तरह के चीजें थी। देखो, आसान आसान समझने की कोशिश करो। हमारे वहां राज्य में आप देखिएगा तो राज्य में पुलिस होती है, राज्य में पुलिस होती है, पुलिस के साथ में यहाँ पे रेवेन्यू टैक्स वसूलने का अधिकार होता है, ये सब होते हैं। नगर निगम होती है, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, सफाई होता है, इस तरह के बहुत सारे चीजें होती हैं जो हमारे राज्य में होती हैं। इस समय क्या होता था, जो इंपॉर्टेंट विषय है, क्या इंपॉर्टेंट विषय हुआ, पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुआ। रेवेन्यू टैक्स वसूलने का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। तो ये सारी जो चीजें थी, जो इंपॉर्टेंट विषय थे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, उन सब्जेक्ट को चलाने के लिए, उन सब्जेक्ट पर कानून बनाने के लिए जो अधिकार दिया गया था, उन्हीं अधिकारों को हम कहते हैं आरक्षित विषय। ठीक, बहुत आसानी से मैंने समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। जो राज्यों के, प्रांतों के सबसे इंपॉर्टेंट विषय होते थे, महत्वपूर्ण विषय होते थे, उन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार, उन विषयों को चलाने का अधिकार आरक्षित विषय कहलाता था। क्या कहलाता था? आरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट। और रिजर्व सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? ऐसा सब्जेक्ट जिसमें और कोई दखल अंदाजी ना कर पाए। और कोई दखल अंदाजी इसलिए नहीं कर पाता था क्योंकि यहाँ पे गवर्नर और उसकी मदद के लिए जो काउंसिल बनाई गई थी, वो काउंसिल के लोग इन सब्जेक्ट को चलाते थे, ना कि हमारे भारतीय कोई व्यक्ति जो इलेक्शन से चुना गया हो। ठीक, मैं इसको फिर दोहरा दे रहा हूं। जो आरक्षित विषय होते थे, महत्वपूर्ण विषय, उन विषयों को चलाने का अधिकार सिर्फ गवर्नर और गवर्नर की परिषद को होता था। इसकी परिषद में गवर्नर के एक दो अगर भारतीयों को छोड़ दे तो सारे के सारे क्या होते थे? अंग्रेज होते थे, सारे अंग्रेज होते थे। तो एक पूरे अंग्रेजों की टोली यहां बैठी है और एक अंग्रेज यहां बैठा है, सारे इंपॉर्टेंट विषय ये चलाते थे। अब इसके अलावा जो विषय बच गए, जैसे शिक्षा, सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रशासन करना हो तो ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उन विषयों को दे दिया गया, उनको ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट कहा गया। ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट, हस्तांतरित विषय कहा गया। जो इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको हस्तांतरित विषय कहा गया। और इन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार भारतीयों को था, इंडियंस को था। ये इंडियंस आते कैसे थे? ऐसे ही आते थे जैसे आज आपके राज्य के विधानमंडल या विधानसभा में लोग जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं और इस राज्य के, आपके राज्य के लिए जरूरी कानूनों को बनाते हैं। तो उस समय भी कानून बनाते थे, लेकिन लिमिटेड कानून, जो मैंने अभी बता दिया। और जो पावरफुल कानून होते थे वो अभी भी किसके हाथ में थे? राज्य के गवर्नर के पास। देखो, एक बात दिमाग से निकाल देना, केंद्र में जो व्यक्ति बैठा है सबसे बड़ा है, वो क्या है? वायसराय है। और हर प्रांतों का, उस समय जितने प्रांत थे इस समय, इन हर प्रांतों का अपना एक गवर्नर हुआ करता था। आज भी तो आपके वहां एक राज्यपाल होता है, आज भी तो आपके वहां राज्यपाल होता है। तो उस समय भी राज्यपाल होता था, लेकिन इन राज्यपाल को शक्ति बहुत ज्यादा मिलती थी। यहां आप लोगों ने देखा। तो राज्य में द्वैध शासन प्रांतों में शुरू किया गया। तो ये बहुत क्लियरली दिमाग में बैठा लेने वाली बात है। मैं फिर से 3 पॉइंट बोल रहा हूं, इसको ध्यान से बैठाइएगा। मैं जब खुद पढ़ता था और आप अभी खुद पढ़ रहे हैं या खुद पहले पढ़े होंगे, तो इन तीनों में आपको कंफ्यूजन लगता होगा। 3 बातें क्या क्या है? द्वैध शासन जो चल रहा है, ये कहां चल रहा है? द्वैध शासन भारत में 1919 के अधिनियम के अंतर्गत चल रहा है। इससे पहले द्वैध शासन बंगाल में सिर्फ चला था, जो 1765 से 1772 तक चला था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये द्वैध सदन चल रहा है, ये द्वैध शासन नहीं है, ये 2 सदन है सिर्फ, लोकसभा राज्यसभा की तरफ। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। वायसराय की परिषद में 8 में से 3 सदस्य भारतीय। तो जो भारत का वायसराय होता था, इसकी भी परिषद होती थी। इसके परिषद में कुल 8 मेंबर होते थे। तो ये कहा गया 8 में से 3 भारतीय होंगे, 3 भारतीय होंगे। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये पॉइंट आगे तक चलेगा माउंटबेटन योजना तक। तो ये सिर्फ देख लेने वाला बिंदु है।
पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का प्रस्ताव। आपके वहां यूपीएससी एग्जाम कराती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक, जिसमें आप देखते हैं कि आईएएस पीसीएस पीसीएस कह दिया, आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस आईएएस वगैरह एग्जाम कराती है कंडक्ट। तो उस समय भी ये कहा गया कि भारत में भी एग्जाम कराया जाए। तो 1919 के अधिनियम में ये कहा गया कि अब एग्जाम भारत में ही होगा और इंग्लैंड में भी होगा, लेकिन भारत में एग्जाम कराया जाए, भारत में भी। तो भारत में एग्जाम कराना है तो आपको भारत में एक संस्था बनानी होगी। तो इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन एक बनाया, संघ लोक तो नहीं कहेंगे, लोक सेवा आयोग बनाया। इसको बनाने का प्रस्ताव तो आया है 1919 में, लेकिन अगर प्रयोग के तौर पे देखेंगे तो ये बन गया था 1926 में, ठीक। 1926 में इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और एक क्वेश्चन आता है इससे संबंधित होता है कि भारत का पहला व्यक्ति कौन था जो सिविल सेवा में चुना गया था। तो वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे और वो चुने गए थे 1863 में चुने गए थे। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट एग्जाम में आता है बहुत बार। सिविल की परीक्षा भारत में, तो सिविल सेवा की परीक्षा भारत में कराने की बात हो गई है जो मैंने अभी बताया। और पहली परीक्षा जो भारत में कराई गई थी सिविल सेवा की, वो कराई गई थी 1921 में इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद का नाम बदल के क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है, ठीक। उत्तर प्रदेश का जिला है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। महिलाओं को वोट देने का अधिकार, अभी तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था, और लेकिन भारत में अब पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आता है स्टैटिक में, कि पहला वो कौन सा देश है विश्व का जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। तो वो देश है न्यूजीलैंड। विश्व का, वर्ल्ड का जो पहला देश है जिसने कहा था कि महिलाओं को हम वोटिंग का पावर देंगे, वो दिया था न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है न्यूजीलैंड, उसको साउथ का इंग्लैंड भी कहते हैं न्यूजीलैंड को, ये दिया गया था। फिर दूसरा है प्रत्यक्ष निर्वाचन, मतलब अब जो इलेक्शन होगा, किसके लिए इलेक्शन होगा, इन लोगों को चुन रहे हैं आप लोग, इंडियंस जो यहाँ पे बैठे हैं, इनमें से कुछ लोगों को चुनेंगे आप। तो इन लोगों को चुनने का जो अधिकार जनता को मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट जाइए, लाइन में लगिए, वोट दीजिए। लेकिन आज की तरह नहीं था 18 साल से ऊपर है, भारत के नागरिक है तो जाइए वोट दे आइए, नहीं। उस समय बहुत सारे लिमिटेशंस थी, आपकी शिक्षा का स्तर इतना होना चाहिए, आपके पास इतना धन होना चाहिए। तो मतलब इतना कुछ काट छांट लगा दिया अंग्रेजों ने कि मात्र कुछ प्रतिशत जनता ही लोगों को निर्वाचन में चुन सकती थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 1919 के अधिनियम में जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको हम लोगों ने देख लिया, और किस प्रकार से ये अधिनियम भारत के संविधान के एक ढांचे को निर्माण करने का काम करेंगे। क्योंकि यहाँ आप लोगों ने जितने पॉइंट्स को देखा, अगर इसको जोड़ के देखना चाहेंगे तो आज भारत के संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जोड़ के देखने के लिए मिलता है। अगले क्लास में बात करेंगे सर 1935 के अधिनियम के बारे में, डिटेल से समझा के हर बिंदु को, ठीक। तब तक के लिए गुड बाय।